Hello everyone, how to prepare for the IAS exam. So this is our today's video. It's a complete guidance video which is especially meant for those aspirants who want to become the civil servants by cracking the IAS exam. Okay, Indian Administrative Services exam as conducted by the Union Public Service Commission. As we all know, it's one of the most prestigious examinations which is conducted by this country, right? अब मुझे बहुत सारी मैसेज आती रहती हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि आईएएस कैसे बने। वो ये भी पूछते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ने से हम आईएएस क्वालिफाई कर सकते हैं, कितना टाइम चाहिए हमें आईएएस क्रैक करने के लिए, कोचिंग जरूरी है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी जो है, ऐसी क्वेरीज वगैरह जो है वो आती रहती है। अब हर किसी स्टूडेंट को अलग से जवाब देना जो है वो मुश्किल होता है। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू रेस्पॉन्ड टू द एवरी स्टूडेंट। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं पूरे उन क्वेश्चंस का जो है, उन सारे सवालों का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और आप इस वीडियो को अपने प्रिपरेशन से पहले जरूर देखेंगे एक बार, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखता हूं, राइट? उसके बाद मैं इस एग्जामिनेशन जो इसका पैटर्न होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको वो बुक्स कैसे पढ़नी है, वो सारा कुछ जो है मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज नो कंसर्न फॉर योर बैकग्राउंड। अब बाय बैकग्राउंड आई मीन दैट आपने किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से या किसी भी हायर सेकेंडरी से 12th या ग्रेजुएशन की हो, आपने चाहे 99% मार्क्स लाए हो या आपने जो है 33% मार्क्स लाए हो, तो यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों के लिए। उसको एक सिंपल एलिजिबिलिटी चाहिए, आपने उसमें ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करो, या किसी भी हाई फाई दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और हाई फाई यूनिवर्सिटी से आप करो, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने हर कोई इक्वल है। ओके, तो किसी ने 12th में या 10th में 99% लाए हैं तो आपने 33% ही लाए हैं, किसी ने कुछ और अचीव किया है। मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो है खाली ये चीज मैटर करता है कि आपने इस एग्जाम में क्या किया, आपके बैकग्राउंड से उसको कोई लेना देना नहीं है, राइट? आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और आपकी एज जो है 21 इयर्स कम से कम होनी चाहिए। और इसके बाद जो है, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हो, 32 इयर्स जो है मैक्सिमम एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। देन ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है अटेम्प्ट्स भी ज्यादा है और उनकी एज बार भी जो है वो ज्यादा है। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. Second important point is that you can crack the IAS exam without attending any coaching center at all. It's the reality. बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, जो हमारे इंडिया से है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स who have qualified the IAS exam quite recently, they have done it without attending any coaching center at all. ओके, आप कोचिंग से थोड़ा बहुत फायदा ये होता है कि जब आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, थोड़ा बहुत आपको इंटरेक्शन वहां पे देखने को मिलती है, आप बाकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है? तो क्योंकि आपको कोचिंग सेंटर के साथ साथ थोड़ा रूम भी रेंट पे लेना होता है, तो वहां पे आपको अच्छा सा एक आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। तो कोचिंग सेंटर का यही फायदा है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है वो बच जाता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। अदरवाइज अगर आपके अंदर जो है वो बर्निंग डिजायर होगी आईएएस बनने के लिए, आप उसको आराम से कहीं पे भी बैठ के जो है आप क्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो इंटरनेट के थ्रू जो है आप कंटिन्यूसली हेल्प वगैरह, गाइडेंस वगैरह, जो भी कोई कंटेंट टेस्ट सीरीज वगैरह आपको चाहिए होती है, वो आप कहीं से भी अवेल कर सकते हो। So this was the second point, that you can do it without attending any coaching, because there are majority of the students in our country are those who cannot afford such type of hefty amounts, who cannot afford such type of coaching by paying large sum of money to the coaching centers, right? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो है, अगर आप आपके अंदर वो पेन है ये करने की, तो आप इसको आराम से कर सकते हो विदाउट अटेंडिंग एनी कोचिंग एट ऑल। नाउ तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर आईएएस के समय जो है, दिस आईएएस एग्जाम जो है, ये आप एक महीने में, ये आप 10 दिन में नहीं कर सकते हो। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप एग्जाम की ड्यूरेशन ही देखोगे, ये कम से कम 1 साल से ज्यादा चलता है, इसकी ड्यूरेशन ही 1 साल से ज्यादा होती है इस एग्जाम की।
तो कम से कम जो है आपको इसको 1 से 2 साल तक का समय जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको देना ही पड़ता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन। अब पॉइंट ये है कि 1 से 2 साल तक जो है आप अपने आप को कैसे सिंगल माइंडेड रख सकोगे। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बिल्कुल फोकस रहना है कंटिन्यूसली। 1 से 2 साल तक आपको फोकस रहना है। तो फोकस रहने के साथ साथ जो है बिल्कुल आपको जो है अपने गोल पे आपको टारगेट रखना है। आपको इधर उधर जो है भटकना नहीं है, इधर उधर आपको डबल माइंडेड नहीं होना है, आपको बिल्कुल ट्रैक पे रहना है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। सो दिस वाज माय थर्ड पॉइंट हियर, ओके। नाउ द फोर्थ पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट जब आप आईएएस की बुक्स पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन या कोई भी बुक जब पढ़ते हो, सो इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। आप कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छी से पढ़ो। तो जिसको हम बोलते हैं कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर इन आईएएस एग्जाम। आप अच्छी से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सोचो ज्यादा, एनालिसिस ज्यादा करो, ओके। थिंक मोर एंड रीड बिटवीन द लाइंस। बिल्कुल प्रॉपरली आपको वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करने के बाद आपको कॉजेस कंसिक्वेंसेस अपना एक खुद का भी एजम्पशन लगा लो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसे बिल्कुल ये सारी चीजें जो है आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। आपको जो है फोकस्ड बिल्कुल एक क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क को लेके आपको चलना है, ओके। अगर आप अब 10-12 बुक्स पढ़ोगे एक ही सब्जेक्ट पे, चाहे हिस्ट्री के लिए अगर आप 10 बुक्स पढ़ोगे तो आपको जो है 10 बुक्स, मुझे नहीं लगता कि 10 बुक्स आप प्रॉपरली जो है अपने दिमाग में रख सकोगे, ओके। अगर इससे अच्छा ये होता कि अगर आप उन 10 बुक्स का टाइम जो है 1 या 2 बुक्स पे ही दोगे, उनको आप बहुत अच्छी तरह से डीपली पढ़ोगे, तो दैट विल बी द फॉरसाइटेड, दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। And the last point is that when you're preparing for the IAS exam, the first thing you need to do is that you have to know what's happening around you. Okay, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है आजकल, what's happening around you. Okay, आपको इंडिया को जानना पड़ेगा, इंडिया में क्या हो रहा है ऑन डे टू डे बेसिस, उसको आपको समझना पड़ेगा। Okay, in that case, current affairs is becoming an important component. Okay, it's particularly important for the mains. मैं आपको आगे जाके जो है इस पे पूरा elaboration आपको दे दूंगा, ठीक है। So these were some important points which you have to keep in your mind once you want to become, once you want to go on to this IAS preparation. Okay. Now see, अब हम आईएएस एग्जाम के पैटर्न को जो है, सबसे पहले हम आईएएस एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वी ऑल नो दैट, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आज जो इफ देयर इज अ फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाती है, तो सबसे पहला स्टेज जो है इस एग्जाम का, आईएएस एग्जाम का, अगर आपको इस कुर्सी पे बैठना है, इस आईएएस की कुर्सी पे अगर आपको बैठना है, तो आपको ये सीढ़ियां जो है वो पार करनी पड़ेगी। यहां से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट जब आप करोगे तो आपको यहां पे एग्जाम जो ये पहला स्टेज वेट कर रहा है, ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम। क्या है ये? प्रिलिमिनरी एग्जाम। इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या कैसा होता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम इसमें कौन किस तरीके के दिस पेपर आपको देखने मिलते हैं, वो मैं आपको अभी इस स्लाइड के बाद देखने को स्लाइड के बाद जो है वो बोलने जा रहा हूं। जब आप इस प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, इसको आप क्रैक करोगे, तो ये एक रिजेक्शन टेस्ट होता है। अगर इसमें 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो 10-15 हजार लोग जो है वो इस एग्जाम को पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। फिर उन्हीं लोगों को जो है, उन्हीं बच्चों को जो है वो उनको यहां पे बैठने दिया जाता है इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, ओके। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जो है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे ये क्वेश्चंस जो है इसमें होते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और मेंस में जो है, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। अब इसको मैं आपको बिल्कुल अभी डिटेल में समझाने जा रहा हूं, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका स्केलेटन बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। पहला स्टेज प्रिलिमिनरी, इसको आप क्रैक करोगे, क्वालिफाई करोगे, आप दूसरे स्टेज में पहुंचोगे। दूसरे स्टेज के बाद जो है आपको यहां पे तीसरे स्टेज, अगर आप सेकंड वाले स्टेज को पास करोगे, क्वालिफाई करोगे, फिर आपको यहां पे तीसरे स्टेज में बैठने दिया जाता है। यहां पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है बोर्ड के सामने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के सामने। जब आप वो क्रैक करोगे, वो क्वालिफाई करोगे, फिर आप आईएएस बनते हो, फिर आप इस कुर्सी पे बैठते हो।
राइट। प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जाम जो है जून में होता है, जून के बाद ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर में ये वाला एग्जाम होता है, उसके बाद जो है ये मार्च अप्रैल में ये वाला जो है ये वाला मार्च अप्रैल में पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो होता है। फिर रिजल्ट भी साथ ही जल्दी, बहुत जल्दी आता है रिजल्ट इसका। फिर आप जो है इस आईएएस एग्जाम जो है, फिर आप जब आप यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचोगे देन यू आर द आईएएस ऑफिसर, ओके, और द आईआरएस ऑफिसर और द आईपीएस ऑफिसर, राइट। नाउ सी दिस वाज द ब्रॉड स्केलेटन। अब हम एक एक करके इन स्टेज को हमने समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम आखिर होता क्या है, इसको आप कैसे क्वालिफाई करोगे, राइट। उसके बाद हम मेंस और उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है, जो आप जब आप फॉर्म फिल करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जो है आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके सामने दो पेपर होते हैं। पेपर वन होता है जनरल स्टडीज, देन पेपर टू जो है इसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट, ओके, सीसैट। अब ये पेपर वन जब आप इसमें बैठते हो तो यहां पे जो है आपको 2 घंटे का समय होता है इस एग्जाम में बैठने के लिए। 2 घंटे का समय जब होता है आपको, तो यहां पे आपके सामने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपको, वो फ्रॉम द जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चंस आपको यहां पे दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं 100 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप ये 2 घंटे समय में आप इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तो उसके बाद इसी दिन सेम दिन जो है 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद आपको सेकंड पेपर में बिठाया जाता है, उसको बोलते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो भी क्या होता है, वो भी होता है 200 मार्क्स का, वो भी होता है 200 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे खाली 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 80 क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। इनके सब जनरल स्टडीज यहाँ पे हर कोई क्वेश्चन जो है वो होता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ओके। तो यहाँ पे 200 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे भी 200 मार्क्स होते हैं, ओके। अब हम सबसे पहले इसको थोड़ा इलॉबरेट करेंगे, पहले वाले पेपर को हम इलॉबरेट करेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको कहा जनरल स्टडीज में जो है 200 मार्क्स होते हैं। इसमें से जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कुछ 2-4 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कोर कंपोनेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स है। जैसे आपको ये चीजें जो है, एक कोर कंपोनेंट में मानता हूं हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री आपको बहुत डीपली पढ़नी पड़ती है। इसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी एक दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, क्या है, इंडियन इकोनॉमी, राइट। इसके बाद जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी। ये 4 इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, ओके। अब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ये मैं आपको अभी आगे जाके स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे इसके साथ साथ आपको कुछ और कंपोनेंट भी पढ़ने पड़ते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, पेपर 1 को। वो है करंट अफेयर्स। व्हाट? करंट अफेयर्स आप कैसे कवर करोगे, वो ये भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। एक्चुअली देयर इज अ सेपरेट स्लाइड, वहां पे मैंने आपको बताया कि हाउ टू बिगिन एंड व्हाट टू रीड, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी और कैसे आपको पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जोर देना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी आपको फोकस करना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, देन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ओके। सो ये कंपोनेंट आपको इस जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए पढ़ने पड़ते हैं, राइट। कैसे पढ़ने पड़ते हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको ये अभी बताने जा रहा हूं। लेकिन ये चीजें आपको इस पेपर 1 के लिए आपको पढ़नी पड़ती हैं। जैसे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हो। पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के आते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो किस तरीके के क्वेश्चन पॉलिटी में से आते हैं। ये इनको आप फोकस कर लो इन क्वेश्चंस पे, ओके।
इंडियन इकोनॉमी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2-3 साल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में से इस पेपर 1 में, इस वाले पेपर 1 में, वो आप देख लो यहाँ पे। ओके, ये है इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस। इंडियन ज्योग्राफी के या वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ये भी आप देख लो यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम्स में, वहाँ पे पेपर 1 में, जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में जो है जब आप बैठते हो। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 2019 का क्वेश्चन, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2019 का क्वेश्चन करंट अफेयर में से जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है, अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखिए ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको आपके पास जो स्टडी होनी चाहिए। डिफिकल्ट उसी को लगेगा जिसने पढ़ाई की ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आप देखिए, ये है कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस यहाँ पे एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, ये आपको क्रैक करने होते हैं वहां पे। ऐसे EVS एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेके जो है ऐसे कुछ क्वेश्चंस, वाइल्ड लाइफ को लेके या इंडिया की इकोलॉजी को लेके या वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको लेके जो है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ सी these were some examples। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है आपको बुक्स वगैरह पढ़नी होती है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, राइट। अब ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात पेपर 1 की। ये आप अभी हम प्रिलिमिनरी स्टेज की बात कर रहे हैं। अब ये सेकंड वाला आप सोच रहे होंगे कि सीसेट आखिर क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए ये क्या है, ये बहुत ही एक इजी एग्जाम है। ये सेकंड पेपर जो है, अगर आपने इंग्लिश अच्छी से पढ़ी होगी, इंग्लिश आप कैसे अच्छी से पढ़ सकते हो, अगर आपने न्यूज़पेपर जो है, कोई भी न्यूज़पेपर, या हिंदू हो या इकोनॉमिक टाइम्स हो, अगर आपने ये कुछ न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़े होंगे, उन न्यूज़पेपर्स पे आप अच्छे से उनको आप रीड बिटवीन द लाइंस जिसको हम बोलते हैं, कि आप अच्छी तरह से प्रॉपरली एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो है, कोई एडिटोरियल हो न्यूज़पेपर का, कोई अच्छा सा न्यूज़ आइटम हो, अगर आप उनको अच्छी तरीके से उन न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ते हो, उस कंटेंट को पढ़ते हो, तो आपका जो है ये इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस पे आप अपना होल्ड बना सकते हो। मैं आप इंग्लिश पे इसलिए बोल रहा हूं, आपको इंग्लिश पे इसलिए फोकस करवा रहा हूं क्योंकि ये सीसेट है, सीसेट में जो ये 80 क्वेश्चंस आते हैं, ओके, सीसेट में जो ये 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं, इन 80 क्वेश्चंस में से तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चंस जो है ऐसे होते हैं जो इंग्लिश कंप्रहेंशन बेस्ड होते हैं, जहां पे आपको इंग्लिश पैसेज मिलती है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल्स, ऐसी पैसेज आती है आपके एग्जाम में, ऐसी पैसेज आती है, तो आपको इन पैसेज को पढ़ने के बाद देखना होता है कि अप्रोप्रिएट आंसर जो है कौन सा, आपको यहाँ पे आंसर देना है। आप इस पैसेज को आप एक बार पॉज कीजिए और आप देखिए इस पैसेज का आप आंसर ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो, राइट। तो जो है ऐसे इंग्लिश कंप्रहेंशन इन पैसेज के लिए जो है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है आपको इंग्लिश इन डेप्थ पढ़नी होती है, ठीक है। और मोर इंपॉर्टेंटली सीसेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेपर जो है इट्स ओनली क्वालिफाइंग, इट इज ओनली क्वालिफाइंग। आपको इन 80 क्वेश्चंस में से, जो ये 80 क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चंस में से आपको बस 27 क्वेश्चंस ही क्वालिफाई करने होते हैं, ओके। अगर आपने 80 क्वेश्चन में से 27 क्वालिफाई किए हैं तो आप इन हो, तो आप जो है ये खाली क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आप कितने मार्क्स लाते हो दैट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज दैट आप जनरल स्टडीज पेपर 1 में कितने क्वेश्चन क्वालिफाई करते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इसमें क्वालिफाई करोगे जनरल स्टडीज पेपर 1 में, यही डिटरमाइन करेगा कि वेदर यू विल क्वालिफाई फॉर द मेंस और नॉट। ये सेकंड पेपर जो है इट विल नॉट डिटरमाइन बिकॉज इट्स ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको खाली 33% मार्क्स जो है इसमें क्वालिफाई करने होते हैं, कि बाकी सारा जो आपका जो स्कोर है वो इस पेपर 1 पे डिपेंड होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सेकंड पेपर का खाली आपको कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी की जरूरत नहीं है, ओके। आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, जैसे मैंने आपको इंग्लिश पैसेज को जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश पैसेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जो है वो सीसेट को लेके ये है, व्हाट इज दैट, इट्स प्रैक्टिस।
इट्स प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप सीसेट में करोगे उतना ही ज्यादा जो है आपका इस सेक्शन पे, इस पेपर सेकंड में आपका होल्ड बन जाता है। ओके ओके अब ऐसी भी बात नहीं है कि सीसेट जो है वो हर कोई बच्चा जो है वो क्वालिफाई करता है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीसेट पेपर जो है, ये सेकंड पेपर जो है, इसमें फेल होते हैं। They are not able to score in even the 27%, even the 33%. वो 27 क्वेश्चंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसको भी लाइटली नहीं लेना है। अगर आपने थोड़ा सा इसको लाइटली ले लिया और अगर ऐसा हुआ कि आपने ये एग्जाम, ये पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको फिर कोई फायदा नहीं है। आपने जनरल स्टडीज में अगर ज्यादा मार्क्स भी लाए होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इसको 33% मार्क्स जो एटलीस्ट वो सिक्योर नहीं कर पाओगे, राइट। तो सीसेट कंप्रहेंशन के साथ साथ व्हाट, कंप्रहेंशन के साथ साथ आप जो है आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसमें कि आपको जो है इसमें कुछ और जो 10th बेस्ड जो एक एप्टीट्यूड वाला मैथ होता है, ओके मैथ होता है, कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स को जिसको हम बोलते हैं, वो रीजनिंग वगैरह का जो मैथ होता है वो उस पर भी आपको थोड़ा बहुत टच करना पड़ेगा। ओके देन जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते रहते हैं वहां पे इसमें, इस सीसेट वाले पेपर में। इसके साथ साथ जो है डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस। ओके तो ये सारे आपको जो क्वांटिटी वाले जो दिस एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं तो उन पे भी थोड़ा बहुत जो है आपको उनको भी आपको थोड़ा बहुत टच करना पड़ेगा। आप इस सीसेट का सिलेबस देखिए एक बार देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ सीसेट का। इस पोर्शन से जो है आपके क्वेश्चन सीसेट में वहां पे आ जाते हैं, इस पोर्शन से, ठीक है। ये आपका जो है डिटेल सिलेबस है सीसेट का। देखिए ये कंपोनेंट जो है वहां पे सिलेबस में दिया गया है, इनफैक्ट हर किसी चीज का सिलेबस है। ओके सीसेट के साथ साथ एक बार आप इसका देखिए, जनरल स्टडीज का जो सिलेबस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है कि पेपर 1 जो जनरल स्टडीज है, तो इस एरिया से जो है आपके क्वेश्चंस वहां पे आ जाते हैं। ये एरिया आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये एरिया जो है इस एरिया से आपके क्वेश्चंस जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए आते हैं। तो ये आप हर किसी वेबसाइट से जो है आराम से, अगर आप सिंपल गूगल पे लिखोगे सिलेबस फॉर द आईएएस एग्जाम, सिलेबस फॉर द आईएएस प्रीलिम्स, सिलेबस फॉर द सीसैट, सिलेबस फॉर द मेंस, तो इस हर सिलेबस जो है, सिलेबस इज ऑलवेज देयर अवेलेबल इन ऑन ऑन एवरी वेबसाइट। ओके अब इस प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेकर मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, अपनी माइंड में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है, ये जो स्टेज होता है, यू कैन कॉल इट एज ए रिजेक्शन टेस्ट। ओके रिजेक्शन टेस्ट का मतलब ये होता है कि देखिए आईएएस एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल लाखों फॉर्म्स जो है हर साल सबमिट होते हैं। अब उन इन उन लाखों फॉर्म्स में से जो है आपको खाली वो कैंडिडेट जो है उनको सिलेक्ट करना होता है, उनको फिल्टर करना होता है जो बिल्कुल सीरियस हो, जो बिल्कुल सीरियस, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भर सकता है। ओके उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब आप उनमें से उन कैंडिडेट्स में से आप कैसे सीरियस कैंडिडेट्स को ही कैसे बाहर कैसे आप उनको एंट्री दोगे मेंस एग्जाम के लिए, तभी ये जो है ये प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है इट्स अ काइंड ऑफ ए रिजेक्शन लिस्ट, रिजेक्शन टेस्ट। तो आप जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो उन्होंने अननेसेसरी ऐसे ही फॉर्म भरा है, ये उन्होंने कोई अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप जो है उनको रिजेक्ट करते हो और आप सीरियस कैंडिडेट्स को जो है आप उनको फिर आगे जाने देते हो बाय कंडक्टिंग द मेंस एग्जाम। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल स्टडीज। आप जो है जनरल स्टडीज के लिए कौन सी बुक्स पढ़ने जा रहे हैं, और इस सीसेट के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, वो मैं आपको अभी आगे जाके जो है बताने जा रहा हूं। आप उसके बारे में भी टेंशन मत ले लो। अभी हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरल स्टडीज में जो है, जनरल स्टडीज में आपका अच्छा स्कोर बनता है, अगर आपने वहां पे 100 क्वेश्चंस में से जो है 100 क्वेश्चंस में से जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने 100 क्वेश्चंस में से कोई 55 से लेके 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो है वो आपने क्वालिफाई कर दिए हैं, वो आपने अटेम्प्ट कर दिए अच्छी से, नेगेटिव मार्किंग भी होती है वहां पे, लेकिन अगर अपने नेगेटिव मार्किंग को जो है नेगेटिव मार्किंग को ऐड करके अगर आपके कुछ 55 टू 60 क्वेश्चन, दैट मींस अगर आपके अराउंड 120 या 115 टू 120 मार्क्स जो है आपने अच्छी तरीके से ऑब्टेन किए हैं, सो आई थिंक जो है आपकी एंट्री जो है वो एंश्योर है।
आपकी एंट्री जो है वो हो जाती है मेंस में, प्रोवाइडेड कि आपने सी सेट में कम से कम 27 क्वेश्चंस जो है उनको आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस उनको आपने क्रैक किया हो, उनको आपने जो है अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया हो, उनको आपने जो है ये पेपर जो है आपका फेल ना हुआ हो, तो फिर जो है आप आराम से मेंस लिख सकते हो। Right. So this was all about the preliminary exam. Now I will come to the second stage. जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हो, मेन स्टेज में पहुंच जाते हो, that's called the main stage. अब मेंस का नाम ही मेंस है क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड है। ओके सब कुछ इसी पे डिपेंड है कि फाइनल जो आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है वो खाली इस चीज पे डिपेंड है कि आपने इन पेपर्स में, इस मेंस एग्जाम में कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। मेन जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ मेन थिंग। मेंस का नाम ही मेंस इसलिए कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग, राइट। सो अब इस मेन स्टेज को जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको जो है, जैसे मैंने आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेके बोला कि वहां पे जो है क्या होता है, वहां पे खाली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मेंस जो ये क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आपके, दे आर डिस्क्रिप्टिव, आपको यहां पे लिखना पड़ता है, राइट। और एवरी क्वेश्चन पेपर जो इसके मैक्सिमम मार्क्स है वो है 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। तो जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आप मेंस में जाते हो, अक्टूबर नवंबर में आप बैठते हो एग्जाम हॉल में ये एग्जाम पेपर लिखने के लिए। अपनी हैंड राइटिंग जो है वहां पे, हैंड राइटिंग से क्वेश्चन जो है किस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। वो आप जब आप लिख पा रहे हो तो वहां पे सबसे पहला पेपर जो आपके सामने होता है वो है इंडियन लैंग्वेज पेपर। इंडियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप चूज करो, चाहे वो हिंदी हो, डोगरी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, पाली हो, तो ऐसे जो है इंडियन, कोई भी इंडियन लैंग्वेज पेपर जो है उसको आप थोड़ा ट्रांसलेशन वगैरह इधर से उधर, वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर आता है तो इसका स्कोर जो आपने किया है कि वो भी यहाँ पे फाइनल में आपका वो प्लस नहीं होता है। आई मीन इंडियन लैंग्वेज पेपर इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर, यहाँ पे इस पेपर के मार्क्स जो है ऐड नहीं होते आपकी रैंकिंग में, आपके फाइनल रिजल्ट में। तो दिस इज क्वाइट एन इजी पेपर, आपको इसकी कोई ज्यादा सीरियसली इस पेपर को लेने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड पेपर जो है वो है इंग्लिश। इट्स ऑल्सो क्वालिफाइंग, ओके, इट्स ऑल्सो क्वालिफाइंग। इंग्लिश पेपर जो होता है आपका, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ग्रामर वैमर देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसेज वगैरह आती है तो ट्रांसलेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश पेपर ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल 10th लेवल का इंग्लिश होता है। 10th लेवल के तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरे ख्याल से जो है आप ये क्वेश्चन, इस पे भी आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप ये आराम से कर सकते हो क्रैक। नाउ पॉइंट इज what kind of approach should be there as far as these papers are concerned? ये आपकी क्रीम है, दिस इज द कोर एरिया। ऐसे में जो आपके 250 मार्क्स होते हैं, 250 मार्क्स जो है आपका एसे का पेपर आ जाता है। यहाँ पे आपको आजकल के टाइम पे 2 एसे लिखने पड़ते हैं, ओके, 2 एसे लिखने पड़ते हैं, 2 एसे लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे इस तरीके के ये जो अभी 2019 का पेपर आया था उसमें से इस तरीके के ऐसे आ जाते हैं। तो आपको 2 ऐसे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ऑफ 125 मार्क्स ईच। तो उसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसे आप इनमें से चूज करोगे, तो उनको आपको 3 घंटे के अंदर जो है उनको आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे इन इंग्लिश जो है ये पहला इंपॉर्टेंट पेपर है आपका, ठीक है। देन जनरल स्टडीज 1 पेपर जो है ये भी आपका 250 मार्क्स का जो है यहां पे आ जाता है। तो इसका सिलेबस जो है जनरल स्टडीज 1 का वो ये है जो आप इस स्लाइड में देखते हो। जनरल स्टडीज 1 डिटेल सिलेबस भी है, लेकिन ये मोटा मोटा सिलेबस जीएस 1 में इस वाले एरिया से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ। तो फिर जीएस सेकंड में जो है इस टाइप के यहां इन कंपोनेंट्स के क्वेश्चन जो है आपके सामने आ जाते हैं जीएस सेकंड में। ओके, इस सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस एरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। इस क्वेश्चन से इस टाइप के जो है इस सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपका ये जीएस दिस सेकंड पेपर है। तो दिन जीएस सेकंड के बाद जीएस थर्ड पे आएंगे आप। जीएस थर्ड भी जो है ये 250 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको इस एरिया से, इस सिलेबस से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सिलेबस इधर से दिया है, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने। आपका जो है जीएस 4 ये भी 250 मार्क्स का होता है।
250 मार्क्स के जो है ये एक्चुअली ये पेपर जो है इट्स रिलेटेड टू द एथिक्स, एथिक्स क्वेश्चंस। अब एथिक्स क्या होता है, एथिक्स के लिए बुक्स जो है बहुत सारी मार्केट में आती हैं, तो अभी मैं उनका नाम भी आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने अलग से स्लाइड, जैसे मैंने आपको बताया, अलग से स्लाइड बना के रखी है। देन एथिक्स जो है, एथिक्स के क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, आपको एक सिचुएशन में बिठा दिया जाता है कि अगर आप कोई ऑफिसर होंगे, इफ यू आर एन IAS ऑफिसर, फिर एक सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। GS4 इज एक्चुअली द एथिक्स पेपर, it is the ethics paper. Now what is more important is that there is the paper 8 and paper 9, these are the optional subject papers. अब optional subject paper 1 जो है ये अलग से 250 मार्क्स का होता है, optional paper 2 ये अलग से 250 मार्क्स का होता है, राइट। तो ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स में से जो ये लिस्ट आप यहां पे देख रहे हो, देखो ये लिस्ट, इन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है आपको, और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको आगे लेके चलना है, उसको आपको बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट को प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। जैसे मास्टर्स आपने किसी सब्जेक्ट में अगर किया होगा, अगर इफ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, इन हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी, आपको किस टाइप की स्टडी करनी पड़ती है वहां पे, उसी टाइप की आपको अच्छी तरीके की स्टडी आपको जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके जो है आपको करनी पड़ती है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इस तरीके का लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता हो, और जो आपको लगे कि मैं इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है अच्छी तरीके से जो है आप उसको उन क्वेश्चंस को जो है क्रैक कर सकोगे। आपको बिल्कुल एक होल्ड होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे कि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, मैं उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूं, इतनी आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेश्चन तो वैसे छूटना ही नहीं चाहिए, तो अगर आपका कोई इधर उधर क्वेश्चन कुछ होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो है उस सब्जेक्ट पे होल्ड नहीं है। तो ऐसे जो है सिलेबस अलग अलग हर किसी सब्जेक्ट का दिया है। पहले आप हर किसी जो भी आप कोई सब्जेक्ट जो है इस लिस्ट में से चूज करोगे, पहले आप देख लो कि अगर आप उस सिलेबस हर किसी सब्जेक्ट का अलग से दिया है, अगर आपको लगता है कि मैं इस सिलेबस को क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है चूज करेंगे, ठीक है। चॉइसेस ऑल योर्स कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आप चूज करो। देन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है 2 पेपर का होता है, पेपर 1 अलग से, पेपर 2 अलग से, 250 मार्क्स का। जब आप टोटल करोगे इन सारे मार्क्स को, तो ये आएगा आपका 1750 इन क्वेश्चन, इन 2 पेपर्स को छोड़ के, क्योंकि क्वालिफाइंग है खाली। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि इन पेपर्स के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं, फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होते, मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तो ऐसे GS फर्स्ट, GS सेकंड, ये टोटल आ जाता है 1750 मार्क्स। तो 1750 मार्क्स आप देख लेना, 90% जो आपकी सिलेक्शन है, 90% सिलेक्शन वो यहां पे डिटरमाइन होती है कि आपने इनमें कितना अच्छा स्कोर किया है, कितने अच्छे मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। आउट ऑफ दीज 1750 मार्क्स, जितने ज्यादा मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके बन जाते हैं सिलेक्ट होने में, क्योंकि 1750 मार्क्स है इसमें 1750 मार्क्स है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द मेंस एग्जाम। तो अगर आपने 1750 में से कुछ अच्छा स्कोर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1750 में से 1750 ही ये करना है, दिस इज नॉट द IIT एग्जाम। तो यहाँ पे मेरिट बहुत कम होता है, IAS का एग्जाम है, यहाँ पे ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई 1750 में से मुझे 1500 मार्क्स आने चाहिए, 1400 मार्क्स आने चाहिए या 1300 मार्क्स आने चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, UPSC मेंस में जो है स्कोर बहुत कम होता है। वो आप देखिए, टाइप कीजिए गूगल में, आपको पता चलेगा कि ये जो है ज्यादा स्कोर, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स भी नहीं आते हैं बच्चों को, ठीक है। नाउ सी, मेंस के बाद हम आएंगे लास्ट स्टेज पे। अगर आपने मेंस एग्जाम अब क्वालिफाई किया है, फिर आपको बैठना पड़ता है पर्सनैलिटी टेस्ट पे। किस पे? पर्सनैलिटी टेस्ट पे आपको बैठना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है आपको बोर्ड के सामने। ओके, यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के सामने आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, राइट। अब देखिए, अब ये इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है डरने की जरूरत? सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने मेंस में आउट ऑफ 1750 मार्क्स जो है अच्छा स्कोर किया है, तो ये जो मार्क्स होते हैं 275 IAS के इंटरव्यू में, तो दे विल हार्डली मैटर,
दे विल हार्डली मैटर, थोड़ा बहुत रैंक आपका इधर उधर हो सकता है, बाकी ये सारा जो सिलेक्शन है, सारा जो आपका जो सक्सेस बनेगी, that is highly dependent upon the what you have scored in the mains. ओके 275 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में, लेकिन 275 मार्क्स जो है, मैंने कहा ना 90% जो है वो पहले ही आपने इस चीज से डिटरमाइन किया हुआ है मेन से। 275 मार्क्स जो है ये खाली 10% है। ओके तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट एट ऑल। ओके और सबसे बड़ी चीज जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट को लेके ये है, इंटरव्यू टेस्ट को लेके ये है कि आपके वहां पे नॉलेज नहीं चेक की जाती है, नॉलेज आपकी चेक ना पे वहां पे नहीं की जाती है। दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज एट द पर्सनैलिटी टेस्ट एट द इंटरव्यू लेवल, क्योंकि वो नॉलेज जो है ऑलरेडी चेक हुई है, इसमें मेंस में चेक हुई है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में चेक हुई है। तो वहां पे आपको अब एक तीसरी बार आपको प्रूव नहीं करनी पड़ती है अपनी नॉलेज, याद रखना ये बात। व्हाट दे सी इज द पर्सनैलिटी ऑफ यूअर्स, कि आप वहां पे कैसे बात करते हो। अब फाइनली आपको जो बनना आईएएस है, तो आईएएस में जो है अगर आपके सामने कोई किसान आएगा, कोई आदमी आएगा अपनी समस्या लेके, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। दे एक्चुअली वांट टू नो दोज थिंग्स, आप कैसे बात करते हो वहां पे, आपका अप्रोच कैसे होगा किसी सिचुएशन को लेके, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो तभी इसका नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है। ओके तो आपकी थिंकिंग सही है कि नहीं है, आपकी मेंटालिटी सही है कि नहीं है, नेगेटिव मेंटालिटी तो नहीं है। तो वो सारी चीज जो है वो आपको वहां पे, उनको जब आप मुंह खोलते हो वहां पे, बोलते हो वहां पे, तो उनको पता चलता है कि बंदा किस टाइप का है। ओके उनको लगेगा कि इसकी पर्सनैलिटी ठीक है, तो वो आपको मार्क्स सही देंगे। अगर आपको बात करनी नहीं आएगी, इन द सेंस कि आप कोई नेगेटिव बात करोगे, तो फिर जो है फिर वहां पे वो मार्क्स भी आपको नेगेटिव ही देंगे। ठीक है, सो दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर आपका जो है 70, ये वाले 1750 मार्क्स प्लस 275 मार्क्स जो है ये ऐड हो जाते हैं। ओके उसके बाद जो है ये जब ये ऐड होते हैं, तो फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें से कोई 1200 मार्क्स लिए हैं, तो ये मेरिट बन जाता है। फिर देखिए ऐसे ही क्या कटअप जाता है, तो उस हिसाब से आप जो है आपकी सिलेक्शन हो जाती है। देन फाइनली यू आर द आईएएस ऑफिसर, यू आर द आईएएस ऑफिसर, और यू आर द आईआरएस ऑफिसर, और यू आर द आईपीएस ऑफिसर, प्रोवाइडेड कि आपका रैंक क्या है, और प्रोवाइडेड कि आपने वहां पे क्या चूज किया था, कौन सी चॉइस आपने रखी थी कि मैं क्या बनना चाहता हूं। राइट नाउ सी, दिस वाज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो ये है आईएएस का सारा पैटर्न। नाउ how you can begin, how you can start your preparation for the IAS examination, and what kind of books you need to read. Okay, first of all let me say that if you are just a beginner, okay, if you are just a beginner, तो आप अभी शुरू करने जा रहे हो, चाहे आप अभी कॉलेज से बाहर निकले हो, चाहे आप कभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हो, तो आपने सोचा कि मैं अभी आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, I want to become the IAS. तो आप कैसे शुरू करोगे? So this is what becomes important. So this slide is very important for the beginners. तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको शुरू क्या करना है। आपको सबसे पहले शुरू करना है, यू हैव टू मेक इट ए हैबिट कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ लो। करंट अफेयर्स का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, करंट अफेयर्स आपको ये देखना है कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई सा भी न्यूज़पेपर वगैरह ले लो, ठीक है, कोई सा भी न्यूज़पेपर वगैरह ले लो। न्यूज़पेपर जैसे जो है द हिंदू, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, या कुछ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, या दोनों पढ़ लो, या दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स जो है ये बहुत ही काम के न्यूज़पेपर्स है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये इन न्यूज़पेपर्स को आप जो है इनकी आप हार्ड कॉपी ले लो। तो मोबाइल से आपको जो है मेरे ख्याल से ज्यादा आपका अटेंशन नहीं बनेगा वहां से, तो आप हार्ड कॉपी को ही ट्राई कर लो। तो ये आप हैबिट बना लो, रोज जैसे आप ब्रेकफास्ट का हैबिट बनाते हो, ऐसे ही इस करंट अफेयर्स का भी आप रोज हैबिट बना लो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आपने सोचा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं या आईएएस क्वालिफाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। राइट, देखिए जब आपने एक करंट अफेयर्स वाला जो कंपोनेंट है, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में इसको कंप्लीट करोगे, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ओके, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। आप ये करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है, अगर आप डेली इसमें 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे ही क्यों ना दो,
जब आप इस न्यूज़पेपर को, करंट अफेयर्स को आप 3 घंटे देते हो, उसके साथ साथ आपको फिर शुरू क्या करना है, शुरू आपको करना है, आप शुरू करोगे इसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। एनसीईआरटी जो सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स है 6 क्लास से लेके 12th से। अभी मैं किसी बुक स्पेशलाइज्ड बुक की बात नहीं करूंगा, ये खाली वीडियो ऐसा है कि आप शुरू कैसे करने जा रहे हो। करंट अफेयर्स के बाद आप साथ साथ क्या पढ़ोगे, सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक। ओके, किस किस सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री में ये टेक्स्ट बुक्स आती है, राइट। किस किस सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी में ये टेक्स्ट बुक्स आती है, और इकोनॉमिक्स के लिए भी आती है। इकोनॉमिक्स में आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स में जो है आपको 9th से लेके, इकोनॉमिक्स में आपको 9th से लेके 12th तक ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद पॉलिटी या सिविक्स जिसको हम बोलते हैं, पॉलिटी या पॉलिटिकल की टेक्स्ट बुक्स भी आती है 9th से लेके 12th तक सीबीएसई की। तो ये चीजें जो है, ये टेक्स्ट बुक्स जो है ये आप शुरू करोगे पढ़ना, राइट। ये आप शुरू करोगे पढ़ना, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। मैं ये बोलूंगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप इसको 5 रिविजन्स करो, 6 रिविजन्स करो। जितने ज्यादा रिविजन्स आप इनको करोगे उतना ही आपको जो है होल्ड बनेगा जनरल स्टडीज पे, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एनसीईआरटी। अब आपको याद रखना है कि आपको शुरू कैसे करना है, करंट अफेयर्स, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपको ऑनलाइन हर किसी शॉप से जो है सीबीएसई की ये वाली टेक्स्ट बुक जो है वो आपको मिलती है, ये कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां पे इन एडिशन टू दीज बुक्स, ओके, इन एडिशन टू दीज बुक्स आपको कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी के लिए और मेंस के लिए। ओके, अब स्पेशलाइज्ड बुक्स कौन सी है, इन एडिशन टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड द करंट अफेयर्स, जो आपका बेसिस बनेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है इस ओवरऑल एग्जाम के लिए, जो आपको प्रिलिमिनरी के लिए भी काम आएगी और जो आपको मेंस के लिए भी काम आएगी। ओके, आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखोगे यहाँ पे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था, हिस्ट्री जो है, जो एक मेन कंपोनेंट है इस एग्जाम का, हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ोगे, एक तो आपने ऑलरेडी पढ़ दिया है, एनसीईआरटी में से आपका जो है, एनसीईआरटी में से आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। ओके, आपका मिडिवल हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, और आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। लेकिन अब इस हिस्ट्री में से आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा मॉडर्न पे। मॉडर्न के लिए फिर कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स आती है, जैसे एक बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये जो बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो ये बुक है, ये किसकी है, ये है राजीव आहिर की। राजीव आहिर इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, तो ये आप पढ़ लो इन एडिशन टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ओके, इसके बाद एक छोटी मोटी बुक आती है मॉडर्न इंडिया की ही, वो है बिपिन चंद्रा की बुक, बिपिन चंद्रा की बुक, बिपिन चंद्रा। ओके, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसकी 2-3 एडिशंस आते हैं, तो आप देख लेना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक बाय बिपिन चंद्रा, ये भी आप पढ़ लोगे। तो जब आप एनसीईआरटी जो सीबीएसई की है, ओल्ड एडिशन याद रखना, एनसीईआरटी ओल्ड, ये ओल्ड एडिशन है, प्रेजेंट एडिशन नहीं है, ओल्ड एडिशन है ये। एनसीईआरटी प्लस राजीव आहिर एंड बिपिन चंद्रा, तो आपका कंप्लीट होल्ड बन जाएगा किस पे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपका एक कंप्लीट एक होल्ड बन जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आप क्लियर कर दिया है, राइट। नाउ सी, हिस्ट्री के बाद हम आएंगे अब इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी, अब इंडियन पॉलिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। यहाँ पे प्रीलिम्स में, मेंस में आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्पेशलाइज्ड एक बुक पढ़िए, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, बाय एम लक्ष्मीकांत। कोई सा भी नया एडिशन जो होगा आजकल अवेलेबल मार्केट में, तो वो बुक आप ले सकते हैं, तो इसको आप बार बार पढ़िए, तो दैट वन बुक इज सफिशिएंट। उसके बाद आप कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के बाद ये कंपोनेंट आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के बाद जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो आप बुक्स पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले एक अच्छी सी एटलस लेनी पड़ेगी मार्केट से, अच्छी सी एक रेप्यूटेड एटलस लोगे आप, ठीक है। एटलस के बाद आप क्या करोगे इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ओके, दिस इज फॉर द इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करोगे, आप माजिद हुसैन की बुक्स लोगे। माजिद हुसैन इज अ रेप्यूटेड ऑथर
फ्रॉम ऑन द इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। माजिद हुसैन की बुक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो बुक्स आप मार्केट से ले सकते हो। और अगर आप माजिद हुसैन को नहीं तो फिर आप इस वाली बुक को भी आप जीसी लियोंग, बुक बाय जीसी लियोंग ऑन द इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये जीसी लियोंग की बुक आप कंसल्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी है तो प्लस एटलस तो पढ़नी ही पड़ती है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। जेसी लियोंग या माजिद हुसैन, आई सजेस्ट माजिद हुसैन को आप 1-2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये ज्योग्राफी कंपोनेंट भी आपका फिर क्लियर हो जाता है, ठीक है। नाउ सी, ज्योग्राफी के बाद अब आएंगे इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो एन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, जैसे इंडियन इकोनॉमी एक बुक है बाय संजीव वर्मा, इसको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आपको ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आपका ये संजीव वर्मा समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या देयर इज ये बुक भी आप देख लेंगे, ये बुक भी आप लाएंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया, आई विल राइट इट हियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया। तो इस बुक को भी आप देखेंगे, दिस इज रिटन बाय जैन एंड ओरी। तो ये बुक आप इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बुक जो है आपको पढ़नी पड़ती है। और प्लस व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, और यहां से आपको करंट अफेयर्स भी बहुत निकलता है, वो है इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल पब्लिश होती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश होती है हर साल, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़नी पड़ती है और बहुत जरूरी पढ़नी पड़ती है। इससे आपका बहुत ही अच्छा होल्ड बनता है इंडियन इकोनॉमी के लिए और करंट अफेयर्स का भी, प्लस बजट का भी, जो हर साल बजट प्रेजेंट होता है तो बजट का भी आप वो बजट वाला पीडीएफ वगैरह जो है वो आप आराम से पढ़ेंगे तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, राइट। So this is what is known as this is what are the books which are required to be read from the Indian economy, right? अब देख लीजिए, अब हम इकोनॉमी के बाद किस पे आएंगे? अब हम आएंगे आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आपका जब एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो आर्ट एंड कल्चर आपका हिस्ट्री से बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। लेकिन देयर आर सम थिंग्स लाइक द फोक डांसेस, लाइक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी मार्केट में है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, जैसे ये बुक मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूं, इसका लेटेस्ट एडिशन जो होगा वो नितिन सिंघानिया की बुक आप मार्केट से लेके इसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो दिस was the material which is required to be read from the prelims point of view and and यहाँ पे मैं एक और बुक ऐड करने जा रहा हूं अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे, वो है बुक which is known as इंडिया ईयर बुक। ये हर साल पब्लिश होती है, नई सी नई बुक जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो आप यहाँ पे लाएंगे। तो प्लस ये होगी प्रीलिम्स की बात, तो मेंस भी इससे कवर हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए कुछ और स्पेशलाइज्ड बुक्स है जो आपको देखनी पड़ती है, जो आपको पढ़नी पड़ती है अच्छी तरीके से। जैसे एक बुक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये खाली मेंस के लिए जो जरूरी है। ये तो अभी तक जो मैंने आपको यहाँ से बताया वो प्रीलिम्स के लिए कंपलसरी है, लेकिन मेंस के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेंस का सिलेबस आपने देखा होगा वो बहुत ही लेंथियर है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऐड किए हैं मेंस में जो प्रीलिम्स में नहीं है। तो ऐसे ही एक बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है बिपिन चंद्रा ने, वही बिपिन चंद्रा जो फ्रीडम फाइटर्स पे जो उसने बुक लिखी है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी इसने लिखी है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की बुक आप पढ़ेंगे। जीएस 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पे कौन सा पेपर आता है, वहां पे एथिक्स आता है, राइट। एथिक्स के लिए आपको अलग से एक स्पेशलिस्ट बुक लानी पड़ेगी, चाहे आप दिस सुबा रॉय और पीएन रॉय चौधरी की ले लो, या आप लेक्सिकॉन की बुक पहले आप ले लो, ठीक है। लेक्सिकॉन एथिक्स लेक्सिकन वालों की जो बुक आती है, तो यहां से आपका जीएस 4 कवर हो जाएगा। एक ही बुक आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपको लगेगा कि सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आप दूसरी बुक ले लो, ठीक है। ऐसे जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एक स्पेशलिस्ट बुक आती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ये राजीव सिकरी की है बुक,
राजीव सिकरी। तो इस बुक को आप देख लेंगे तो ये भी आपको मेंस में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो भी मैंने आपको कहा कि मेन ये जो आईएएस एग्जाम है, ये आईएएस एग्जाम जो है ये महीने 6 महीने या 7 महीने में क्वालिफाई होने वाला एग्जाम नहीं है। आपको एक ऑल द वे इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। इसमें बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम क्यों लगता है, यही बुक्स पढ़ने के लिए टाइम लगता है। ये बुक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ती है, और करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो है सीसेट में भी प्रैक्टिस करनी होती है। सीसेट के लिए मैंने आपको अभी तक कोई बुक नहीं बता दी। क्यों नहीं बता दी? मैंने आपको सीसेट की जब मैंने बात की थी, प्रीलिम्स का जो पेपर सेकंड है, मैंने आपको बताया था अगर आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत इंग्लिश पैसेज वगैरह आपको क्वालिफाई करने आते हैं, तो आपको कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप वो आराम से करोगे। फिर भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो है सीसेट की जो पेपर सेकंड की बुक आती है बाय आर्यन पब्लिकेशंस। ये बुक आप देख लो, वहां पे बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी आपको उस बुक में से मिलेंगे, और इसके साथ साथ वहां पे आपको क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो आपके प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। बार बार आप एक ही बुक को प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका ये सीसेंट पेपर सेकंड जो है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है इसमें, तो ये भी आपका जो है वो सॉलिड हो जाएगा, आपका ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। नाउ this was all about the IAS exam. This was all about what is required to become the IAS exam. तो इस पाथ को आप फॉलो करते जाइए। तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले आप इन चीजों को अपने माइंड में रखिए। तो आप पढ़ते जाइए, और सबसे पहले जो है अपने आप को थोड़ा बहुत एक एटमॉस्फेयर बना दीजिए अपने अंदर। तो आप किसी भी कमरे का एक कोना लेके उस कोने में बैठो, और उस कोने में आपको जो है एक बिल्कुल एक सिंगल माइंडेड तरीके से डिवोटेड होके जो है आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कीजिए। ओके, शुरू कीजिए, और आप जो है आपको हर दिन एवरी डे आप ये चीज इंश्योर कीजिए कि 5 से 6 घंटे का टाइम जो है ये आपको देना ही पड़ेगा अपने स्टडीज के लिए। चाहे सुबह दे दो, शाम को दे दो, रात को दे दो, दिन को दे दो, ये 5 से 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा एक ही जगह पे। ओके, एक ही जगह पे ये आपको अच्छी तरीके से 5 से 6 घंटे का टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तभी आप जो है, तभी आपके चांसेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने ये सब जो है फॉलो करने के बाद आप आईएएस बनोगे ही बनोगे, तभी आपके चांसेस जो है वो आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं एज फार एज योर competence level, as far as your IAS, as far as your opportunity is concerned to crack the IAS examinations. Okay, so hope I have helped you. Hope this is this video is sufficient as far as your preparation study is concerned. Hope you have liked it. Hope you will find something आप चाहोगे कि मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करूं, आपको कुछ और बोल सकूं। अगर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन वगैरह होगा, आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए। आई विल बी श्योर, मैं अपने आप को आपके सामने रखूंगा। आई विल बी देयर टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट विच यू पुट फॉरवर्ड इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी और कोई क्वेश्चन, कोई भी और कोई क्वेरी हो, आप यहाँ पे वो बोल सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। आई विश टू सी यू द IAS ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।